चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए आर्टिकल 245 से लेके 259 तक पढ़ेंगे। इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं, याद रखिएगा भाग 11 से पढ़ेंगे और इसमें संघ और राज्य के बीच जो संबंध हैं, उसकी बात करेंगे, जिसमें विधायिक संबंध भी जोड़ा गया है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। विधायिक संबंध होंगे, प्रशासनिक संबंध होंगे, है ना? जल संबंधी विवाद भी आएँगे लेकिन इसमें नहीं, इसी के मतलब टॉपिक में ही रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके अनुसार अनुच्छेद 245 संबंधित है संसद और राज्य विधानमंडल की किस शक्ति से है? बताइए, अनुच्छेद 245 क्यों इम्पोर्टेंट है? संघ और राज्य के हिसाब से बताना है आपको या संसद और राज्य विधान मंडल के शक्तियों के हिसाब से बताना है? बताइए। तो ये याद रखिएगा, संसद और राज्य के विधानमंडलों द्वारा जो बनाई गई ये विधि है, उसका विस्तार की बात करता है। तो विधि बनाने की शक्ति की बात करता है आर्टिकल 245 किसके किसके बीच? संसद और राज्य विधानमंडल के बीच, है ना? चलिए और भी बातें करें तो और बातें हैं अनुच्छेद 246 246 ये क्यों इम्पोर्टेंट है बताइए? तो अनुच्छेद 246 जो है 45 जब विधि बनाने की बात करेगा तो हमारा 46 संसद और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विषय वस्तु है। समझ गए? तो विषय वस्तु का विभाजन करेगा कौन? 246 अनुच्छेद और 245 क्या करेगा? राज्य और राज्य और संसद के बीच जो भी विधि होंगे उसका विस्तार करेगा, उसको बताएगा। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलिए, थोड़ा-सा ज़ूम इन कर देता हूँ। ज़ूम कर देता हूँ। तीसरा प्रश्न है अनुच्छेद 247 अनुच्छेद 247 जो है क्या अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 247 जो है क्या अनुमति देता है? तो याद रखिएगा कि ये अतिरिक्त जो न्यायालय होते हैं उसकी स्थापित करने की बात करेगा। तो अनुच्छेद 247 यही बताता है कि मान लीजिए कुछ अलग न्यायालय की स्थापना करना हो या उसमें उपबंध करना हो और ये संसद को शक्ति दी गई है, ये बात ध्यान रखना होगा। तो ये संसद को शक्ति दी गई है, राज्य को नहीं, संसद को, पार्लियामेंट को शक्ति है और ये आर्टिकल 247 में बताई गई है। अगर मैं बात कर लूँ चौथे प्रश्न का अनुच्छेद 248 तो अनुच्छेद 248 क्यों इम्पोर्टेंट है? बता सकते हैं? तो अवश्य बताइएगा। बताइए तो हम बताएँगे अवशिष्ट जो विधायिक शक्तियाँ होती हैं ना उसकी बात करता है। मतलब अवशिष्ट शक्तियों की बात करता है। समझ गए? समझ गए होंगे। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। मैंने अलग कर दिया है कि आप आसानी से समझ सकें। ये भी बात हो गई। अगर मैं बात करूँ 5वें प्रश्न का, 5वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 249 कब लागू होता है? तो अनुच्छेद 249 बताइए। तो 49 जो है ना राज्य सूची के विषय के संबंध में, जो राज्य सूची है उसके विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में जो भी विधि बनता है, उसमें संसद की शक्ति होती है, पार्लियामेंट की शक्ति होती है। ये बात करता है। अब बताइए इसमें है कहाँ? तो देखिए, जब राज्य सरकार के अनुरोध करने पर जो भी प्रस्ताव पारित होंगे या आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बहुत ही अच्छा है, डी भी आप जोड़ सकते हैं लेकिन डी नहीं बताएँगे क्योंकि इसलिए क्योंकि जब राज्यसभा मतलब संसद, ठीक है? संसद राष्ट्रीय हित के प्रस्ताव पास करने की बात करेगा। मतलब संसद के पास ये शक्ति है कि राज्य के हित के लिए हम भाई ये काम करेंगे। समझ गए? तो राज्यसभा राष्ट्रीय हित के लिए, ये हटा दीजिए, राज्यसभा हटा दिए। यहाँ पे याद रखिए राज्य के हित के लिए, ठीक है? जो भी प्रस्ताव संसद पारित करेगा, ये पावर शक्ति जो है संसद के पास है, ठीक है? और ये आर्टिकल 249 के तहत बताया गया। क्लियर हो गए? संसद रहता तो ज़्यादा उचित था, यहाँ पे थोड़ा-सा चलिए ऐसे ऑप्शन बी जो है अच्छा है, कोई गलत नहीं है, बस मैं और करेक्ट किया है। और अनुच्छेद 250 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 250 जो है, याद रखिएगा कि 49 तो हम जान गए कि हमारे राष्ट्रीय हित के लिए अगर करना होगा तो संसद के पास ये शक्ति है, कुछ भी नियम बना सकता है। उसी तरह अनुच्छेद 250 में कहा गया है कि यहाँ पे जो है आपात की घोषणा या उद्घोषणा की कोई परिवर्तन हो, तो क्या करता है राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बना सकता है कौन? संसद, उसके पास पावर है। तो मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल आ जाए, ठीक है?
तो ऑप्शन नंबर सी ये सही मैंने बताया, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमारे संसद के पास है। मान लिया आपातकाल की घोषणा हो जाए, तो 250 के तहत ही हम करेंगे। इसी के दौरान लागू करते हैं और ये संसद को राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने की अनुमति देता है। समझ गए? चलिए, अगर मैं बात कर लूँ और भी सवाल की, किसकी सवाल? 7वें प्रश्न की। अनुच्छेद 252 52 मतलब 52 तो 252 आर्टिकल में बताइए किसकी बात करेंगे? तो 252 आर्टिकल आ जाए, तो हम गलती कैसे कर सकते हैं? क्योंकि 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। नहीं समझे? समझ जाइएगा। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा ये सही है। 2 हो या अधिक राज्य केंद्र से कानून बनाने का अनुरोध करेगा ही करेगा। समझ गए? तो यही तो बात बोला आर्टिकल 252 ठीक है? और 252 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, ये जो 250 तक रहा है ना, ये अलग है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो होती है, इसके दौरान जो कानून बनाया जाता है ना, ये बात कही गई है 250 के तहत कही गई है कि संसद के पास पावर है। ये नहीं कि राष्ट्रीय आपात लगा दीजिएगा, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना है। ऐसे आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपात मतलब आपात की बात करें तो 3 है। तो कौन-कौन है प्लीज़ कमेंट करिए, नहीं तो हम तो करवा ही रहे हैं। 250 तो देख ही रहे हैं और भी आगे चलेंगे और हमारा 60 सबसे इम्पोर्टेंट है, सब पढ़ेंगे। चलिए। तो याद रखिएगा 252 कौन-सी स्थिति बताता है? तो हम जब 2 या अधिक राज्य केंद्र से कानून मतलब संसद से कानून बनाने का अनुरोध कर सकते हैं। समझ गए? ये बात तो क्लियर है। अब बताइए आपातकाल कितने होते हैं? 3 होते हैं, है ना? कौन-कौन होते हैं प्लीज़ बताइए? तो हम जानते हैं 352 इम्पोर्टेंट है, जो कि आपात के लिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा लागू करता है। लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं 250 तो ये ध्यान रखना होगा आपको। तो ऐसा नहीं कि आप राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर दीजिएगा। सबका अलग-अलग है। ये बस बताएगा कि पावर हमारे संसद के पास है राज्य के बारे में कानून बनाने का। अनुच्छेद 253 की बात करते हैं, 253 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 253 जो है क्यों इम्पोर्टेंट है ये बता दीजिए। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो करारूर होते हैं, करारूर क्या होते हैं भाई? हाँ, ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं उसकी बात करेगा। मतलब ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रभावी करने के लिए या विधान बनाने के लिए जो कानून बनाते हैं, समझौता करते हैं, उसकी बात करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से संबंधित कानून जो बनता है, वो आर्टिकल 253 में बात करेगा। और ये राज्य और संसद के बीच मतलब केंद्र और राज्य के बीच की बात हो रही है, ठीक है? उसी में आर्टिकल 253 इम्पोर्टेंट है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं ना, उससे संबंधित कानून जो है, बात कही गई है। क्लियर हो गए? हमें लगा क्या है, लेकिन मैंने देखा तो समझ गया। चलिए 9वाँ प्रश्न है अनुच्छेद 256 256 क्या है बता दीजिए तो ज़रा? तो हम बताएँगे अनुच्छेद 256 256 बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। आप लोगों को भी पता है क्योंकि ये 256 जो है राज्यों और संघ की बाध्यता की बात करता है। तो राज्य और केंद्र के बीच जो बाध्यता आती है या जो भी बाध्य नियम होते हैं, जो भी कानून की दोनों का बीच का संबंध की बात करेगा तो 256 की बात करेंगे। समझ गए? ठीक है? तो नॉर्मल बात है कि राज्य और केंद्र के बीच जो बाध्यता है और हम और भी इसका थोड़ा डिटेल बता दें तो सुन लीजिए। 256 का जो है हर राज्य को अपनी एक कार्यपालिका शक्ति होती है, ये हम सब जानते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है आपको इस तरह करना होगा कि संसद द्वारा जो बनाए गए कानून हैं और या कह सकते हैं उस राज्य में लागू किसी भी अन्य कानून का पालन हो और केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देने का अधिकार है। यह कानून ठीक से लागू है कि नहीं है, ये भी कर सकता है। जो कि हम राष्ट्रीय एकता और संघीय ढांचे को संतुलन बना सकें। इसका महत्वपूर्ण बात कही गई है 256 में। तो इसीलिए कहा गया कि इन दोनों के बीच में जो नियम कानून में जो बाध्यता आती है, उसे संतुलन बनाए रखें, उसमें रुकावट ना हो, संतुलन से चले, बैलेंस बना के चले। ठीक है?
चलिए, अब इसी तरह हम और भी बातें करें, तो आप देख सकते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 257 किससे संबंधित है? बताइए, किससे संबंधित है? तो 257 जो है, ये हमारे केंद्र का राज्यों का नियंत्रण, क्या ये बात सत्य है? बताइए। तो हम बताएँगे कि हाँ भाई, राज्यों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण से संबंधित बात कहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर जो लगाएँगे, वो सही लगाएँगे 257 का। क्योंकि कुछ परिस्थिति होती है, कुछ परिस्थिति में ऐसा बनाया गया है कि भाई ज़रूरी है राज्यों पर जो है केंद्र सरकार मतलब संघ का नियंत्रण से संबंध ज़रूरी है। नहीं तो कभी-कभी राज्य अपना ज़्यादा सुनेगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब हम चलेंगे आर्टिकल 260 से लेके 274 तक। जो सवाल है, जिसमें छूटा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे मैं बता दूँगा, उसको भी क्लियर कर दूँगा। ऐसे 251 छूट गया है, लेकिन 251 इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 249 अनुच्छेद 250 के जो बीच का जो संबंध है या विधि का संबंध है, वो राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाने की विधि में असंगति को जु बनाए रखता है। मतलब असंगति को उसमें जो असंगत है, उसे संभलता है, देखता है, एनालिसिस करता है और फिर नियम बनाता है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने हटा दिया। चलिए, अब चलिए 260 और 274 आर्टिकल से हम चलते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अनुच्छेद 260 किससे संबंधित है? बताइए। बताइए, अनुच्छेद 260 किससे संबंधित है? तो हम नॉर्मल बात है कि भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता की बात करता है, अधिकार की बात करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें आपको भी सोचने की ज़रूरत नहीं है ना? तो हम और भी जान लें और भी चलें, बता दें कि भारत सरकार को किसी भी ऐसे क्षेत्र की सरकार के साथ अगर समझौता करने की बात हो या करने का अधिकार है, जो भारतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। यह समझौता भारत सरकार को इस क्षेत्र की सरकार में निहित रूप से या विधि रूप से अनुमानित करता है, अनुमति देता है और ये काम आर्टिकल 260 में करता है। तो भारत के बाहर के क्षेत्रों के साथ संबंधों पर जो आधिकारिक है वो संघ के पास है, हमारे संसद के पास है ना? याद रखिएगा। मतलब हमारे संविधान में है, मतलब राज्य नहीं करेगा, केंद्र करेगा। दूसरा प्रश्न है अनुच्छेद 261 बहुत इंपॉर्टेंट है 261 बताइए अनुच्छेद 261 किससे संबंधित है बता सकते हैं तो हम बताएंगे कि भाई अगर बात करें 261 का तो ये भारतीय संविधान के जो 261 है वो सार्वजनिक कार्य अभिलेख न्यायिक ये सब बात करेगा तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही की बात करेगा पब्लिक एक्ट जो होते हैं रिकॉर्ड जो हम लोग रखते हैं है ना या जुडिशियल जो होते हैं न्यायिक रूप से हम लोग जो कार्यवाही करते हैं ये सब बातें हमारे आर्टिकल 261 में है और भी जानकारी लेना है और हम बात करें तीसरे प्रश्न का किसकी बात करें तीसरे प्रश्न की बात करें अनुच्छेद 262 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 262 क्या प्रदान करता है बताइए अनुच्छेद 262 क्या प्रदान करता है तो ये हम जल विवाद संबंधित बात करेंगे क्योंकि इसमें राज्य में जो जल विवाद होते हैं उसकी बात करता है तो जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय जो होते हैं ये ऑप्शन नंबर ए जो लगाए हैं वो सही है 262 की बात करेगा आर्टिकल में ठीक है और चलिए चौथे प्रश्न की बात करें चौथा प्रश्न है अनुच्छेद 263 की बात करें किससे संबंधित है तो अनुच्छेद 263 किससे संबंधित है बताइए अनुच्छेद 263 क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए जल विवाद से संबंधित तो हम जानते ही हैं कि भाई 262 था ठीक है उसके लिए न्याय बनाया गया है लेकिन हम बात करते हैं 263 के तो ये अंतरराज्यीय परिषद के गठन की बात करेगा गठन का जो प्रावधान है जो केंद्र और राज्य के बीच है समझ गए मतलब राज्यों के आपसी सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में यह आर्टिकल का भूमिका होता है मतलब अंतर राज्य परिषद की भूमिका के रूप में काम करता है कि दोनों के बीच भाई संबंध अच्छे रहे समन्वय बढ़ता रहे और काम होता रहे पांचवें प्रश्न की बात करेंगे पांचवा प्रश्न है अनुच्छेद पांचवा प्रश्न है अनुच्छेद 264 किससे संबंधित है बताइए तो देखिए 264 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि ये भाग 12 के तहत रखा गया है
भाग जो है 12, ठीक है? अब 12 में है तो जल विवाद संबंधी बातें भी होती थी। अब ये सब तो सॉरी 63 62-63 तो हम पढ़ लिए। अब 64 जो हो गया ना वो वित्तीय, संपत्ति, ठीक है? वाद-विवाद ये सब चीज़ों की बात करेगा। तो हम इसमें जो है 264 जैसे ही आएगा तो वित्तीय निर्वाचन की बात करेगा, ठीक है? निर्वाचन की बात करेगा। अब यहाँ पे तो है नहीं, निर्वातन कर दिया सॉरी ये निर्वाचन होगा। निर्वाचन मतलब इससे जुड़ाव मतलब सुन लीजिए वित्तीय संपत्ति मतलब वित्तीय संपत्ति अनुबंध मुकदमे से संबंधित वित्त आयोग शब्द की परिभाषा, ठीक है? ये सब की बातें करेगा या वित्त आयोग से संबंधित जो निर्वाचन होते हैं, उससे संबंधित बात करेगा 264, ठीक है? तो निर्वाचन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? निर्वाचन, निर्वाचन होगा ऑप्शन नंबर में ये गलत हो गया, निर्वातन कर दिया निर्वाचन। अनुच्छेद 265 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 265 अगर आपसे पूछ दे कि अनुच्छेद 265 क्या है? तो हम जानते हैं कि जो कानून होते हैं, कानून के अधिकार या आप इसे विधि के प्राधिकार बोल सकते हैं या प्राधिकरण बोल सकते हैं। तो कानून के अधिकार के बिना कोई भी टैक्स लगाया या वसूला नहीं जाएगा। तो यही तो ऑप्शन नंबर ए में है कि विधि के प्राधिकरण के बिना कर जो होते हैं, टैक्स जो हैं, नहीं लगाया जा सकता है और ये कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 265 में 265 में कहा गया है। ये वित्तीय से बात हो रही है ना, तो ये सब तो जानना ज़रूरी है। अब 7वां प्रश्न देखिए कि अनुच्छेद 266 अनुच्छेद 266 क्या है? अनुच्छेद 266 क्या है? बताइए, बताइए। अनुच्छेद 266 क्या है? अनुच्छेद 266 तो हम बताएँगे भारत और राज्यों के जो संचित निधि हैं और लोक लेखा है, उसकी बात करेगा। तो भारत और राज्य के बीच जो संचित निधि की बात हो या लोक लेखा की बात की चर्चा है और उससे संबंधित नियम की बात करता है 266 ठीक है? चलिए, इसका भी और छोटा पार्ट है, अगर अनुच्छेद अगर पूरा अच्छा से बेहतर पढ़ें, तो बहुत लंबा समय चल जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न है अनुच्छेद 267 मतलब अनुच्छेद 267 किससे संबंधित है? बताइए तो ज़रा। तो हम जानते हैं आकस्मिक जो निधि होते हैं, ठीक है? आकस्मिक निधि या आप कह सकते हैं उसे कि अचानक जो फंड निकल जाए, मतलब पूरा डिटेल की अगर बात करें तो सुनिए, एक ऐसी निधि है जिसका उपयोग आपातकाल, खर्चे के लिए हम लोग या प्राकृतिक आपात हो, मतलब प्राकृतिक आपदा आ जाए, ठीक है? तो उसको पूरा करने के लिए यह बनाया गया है। यह राष्ट्रपति के नियंत्रण में किया जाता है। तो आकस्मिक निधि आया ना, अचानक आ गया आपात, तो आकस्मिक के रूप से आता है ना आपदा। कोई भी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, तो उसके लिए भाई सरकार रखेगी कैसे? तो आर्टिकल 267 में मतलब 67 करने का मतलब 267 में कहा गया है। ठीक है? अनुच्छेद 267 में कहा गया है। चलिए आगे। अब देखिए 9वां प्रश्न की बात करें। अनुच्छेद 268 अब 268 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 268 बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो हम जानते हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संघ और राज्य के बीच जो राजस्व का वितरण होता है ना इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो संघ द्वारा आरोपित कर जो राज्यों को सौंपे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप ये बोल सकते हैं कि राज्य से संघ को मिलने वाला कर, ये भी बोल सकते हैं। तो आप नियम रूप से अगर देखें, तो संसद द्वारा जो अधिरोपित होते हैं, ठीक है? राज्य द्वारा जो संग्रहित होते हैं या दिए जाते शुल्क हैं, या आप उसे टैक्स के रूप में कहिए, स्टैम्प शुल्क के रूप में कहिए, जैसे बोलिए या वसूली कह सकते हैं आप इसे। तो भाई 268 के तहत कहा गया है, तो बी भी आपको दिख रहा होगा सही, लेकिन बी पूरा एक्यूरेट नहीं मतलब पूरा करेक्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्योंकि इसमें संघ द्वारा जो है दिया जाता है या टैक्स दिया जाता है और राज्य को सौंपा जाता है कि भाई ये दे रहा हूँ, आप अपना अच्छे से करिए, बढ़ावा कीजिए। अब उसमें सरकार खा जाए, नहीं खाए, अब भाई केंद्र क्या कर सकता है? अब तो जानकारी लेता है, पहले लेता भी नहीं था। दे दिया, बस। 10वां प्रश्न देखिए।
10वां प्रश्न है अनुच्छेद 269 किससे संबंधित है? तो 269 जो है किससे संबंधित है? प्लीज कमेंट कर सकते हैं, तो बताइए। तो 269 जो है यह संघ द्वारा जो है उदय ग्रहित कहिए या संग्रहित कहिए, मतलब राज्यों को सौंपा जाने वाला कर को कहते हैं। डायरेक्ट सवाल ये है। ठीक है? तो संघ द्वारा आरोपित तथा संघ द्वारा एकत्र किए जाने वाले कर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अब आप ये कहिएगा कि 268 भी कहता है। तो 268 जो कह रहा है ना, वो है कि संघ को मान लीजिए औषधीय या श्रम साध्य उत्पाद के लिए या स्टंप शुल्क के रूप में या उत्पाद शुल्क के रूप में आपको शुल्क लगाने की अनुमति देता है 268। और ये 269 संघ द्वारा जो है आरोपित किया गया है। संघ द्वारा एकत्र करने वाली जो टैक्स होती है, उसकी बात करता है। तो दोनों में अलग-अलग है। ठीक है? लेकिन है संबंधित उसी से। बस इसमें है कि आप लगा सकते हैं, औषधि में लगा सकते हैं, श्रम में लगा सकते हैं, स्टम्प शुल्क में, उत्पाद शुल्क में, ये सब शुल्क में आप टैक्स लगाने की अनुमति दे रहा है राज्य, राज्य को संघ नहीं। तो कब? 268 आर्टिकल के तहत। और इसमें जो है आप भाई एकत्र कीजिए और कुछ हमको भी दीजिए। ठीक है? ये बात करता है 269। तो चलिए, ये हो गया। अब चलिए 268 से हम चलते हैं, 268 से लेकर 281 तक चलेंगे। जिसमें 268 तो हम पढ़े हैं, 269 भी पढ़े हैं। तो 268 बोलेगा तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। ये तो हम जानते ही हैं, संघ द्वारा आरोपित परंतु राज्य द्वारा संग्रहित शुल्क को कहा जाता है। यहाँ देखिएगा, इस आर्टिकल की बात हम पढ़ चुके हैं। 269 भी अभी जस्ट पढ़े हम लोग। क्या पढ़े 269 में? कि संघ द्वारा लगाए गए और संघ द्वारा संग्रहित कर को हम 269 के तहत बताते हैं। क्लियर हो गए? ये भी क्लियर। अब चलिए हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 270। तो अनुच्छेद 270 जो है किसका प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 270 किसके बारे में बताता है? बताइए। तो अनुच्छेद 270 जो है, यह संघ द्वारा, ठीक है? मतलब यह संघ और राज्यों के बीच जो वितरित होते हैं टैक्स, कर, उसकी बात करता है। तो करों का संघ और राज्यों के बाद जो है बीच वितरण किया जाता है, बाँटा जाता है, उसकी बात करेगा आर्टिकल 270। कि भाई कुछ हिस्सा का टैक्स तो हम भी लेंगे ना, केंद्र लेगा ना, है कि नहीं? चलिए, ये थोड़ा-सा नौटंकी कर देता हूँ, कि आपको फन लगे। अनुच्छेद 271 की बात करते हैं, आर्टिकल 271। तो अनुच्छेद 271 जो है किससे संबंधित है? बता दीजिए। तो अनुच्छेद 271 जो है, कुछ शुल्कों और करों पर जो है संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार है। मतलब अधिभार लगाने की शक्ति है। मतलब 271 यही कहता है, क्या कहता है? कि भाई कि किसी के संदर्भ में या आम तौर पर याद रखिएगा कि जैसे आईपीसी, बीएनएस की धारा जो है या आप कह सकते हैं करों का जो है या लगाने का अधिकार जो है, ये बात करता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 271। हमको टैक्स लगाना है कि भाई हमको इतना दीजिए, आप इतनी संख्या में दीजिए, अभाज्य रूप से हमको दीजिए। समझ गए? तो इसी को कहते हैं अधिभार लगाने की शक्ति, कि भाई इतना तो आपको हमको लिए तो करना ही पड़ेगा। इतना मैं भार आपको तो दूँगा ही दूँगा। तो ये आर्टिकल 271 कहता है। और क्लियर तो बाद में करूँगा। इतना काफ़ी है कि नहीं? काफ़ी होना चाहिए। चलिए, अब देखिए आर्टिकल 272, 5वां प्रश्न है, अनुच्छेद 272 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 272 जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संघ द्वारा लगाए गए करों या करों का राज्यों के बीच वितरण की बात करेगा, ये भी जान लीजिए 272। देखिए, लगभग जो है ना 272 270, 271, 272 ये सब एक ही से जुड़ा हुआ है। बस अंतर थोड़ा-थोड़ा है। तो अगर होगा तो ऑप्शन एक ही में से आस-पास देगा। 271 भी होगा तो यही जान लीजिए कि संघ द्वारा लगाया गया है या संघ द्वारा वितरण की बात करेगा, 271 हो या 272 भी यही है। लेकिन थोड़ा-सा अंतर है कि किस पे कौन से वितरण किया जाता है और इससे ज़्यादा सवाल नहीं आता है। तो 71, 72 और 70 ये तीनों याद रखिएगा। मतलब 70, 71, 72। अब अनुच्छेद 73 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 273 का उल्लेख बताइए। तो 273 की बात करें तो जैसे जूट पर
या जूट उत्पादों का निर्यात जो होते हैं, उस पे शुल्क लगाए जाते हैं। उस पे जो अनुदान होते हैं, उसकी बात करता है। तो जूट पर जो कर और शुल्क जो आते हैं, उसकी बात करेगा। ठीक है? ये क्लियर हो गए। तो ये स्पेशली बनाया गया 273। चलिए, और भी बात करें तो अनुच्छेद 274 क्या है? बताइए। अब 74 बता दीजिए। तो 74 भी बहुत ईज़ी है। इसमें भी वही है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा ये है कि जिसमें राज्य जो हैं कर से संबंधित ही हैं, कराधान जिसे बोलते हैं, जिसमें राज्य हितबद्ध है, राज्य इसका हित करता है और प्रभाव डालने वाले जो विधेयकों होते हैं या विधेयक जो होते हैं, उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की जो अपेक्षा होती है, उसकी बात करते हैं। मतलब इसमें जो है ऐसे बिल जिनका राज्यों के हित पर प्रभाव पड़ता है और राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है। मतलब राष्ट्रपति का सिफारिश ज़रूरी है, लेकिन ये राज्य के हितों के लिए होता है। तो अनुच्छेद 274 तो राज्य के हित की बात करेगा, जो कि कर से ही संबंधित है, तो आर्टिकल 274 क्लियर? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भी आगे बात करें, तो अनुच्छेद 275 बता दीजिए। अनुच्छेद 275 बताइए, दोनों ढंग में दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी। जिनको इंग्लिश देखना है, क्वेश्चन देख सकते हैं। अनुच्छेद 275 बताइए। तो अनुच्छेद 275 क्या है, बता सकते हैं? तो हम बताएँगे, कुछ राज्यों का संघ में अनुदान होना, मतलब संघ से जो अनुदान मिलता है, उसकी बात करेगा। तो कुछ राज्य को संघ से अनुदान दिया जाता है, दान दिया जाता है, उसकी बात करेगा। कौन? आर्टिकल 275 क्लियर? चलिए, अब बताइए, अब द देखिए 75 के बाद डायरेक्ट हम आते हैं 80, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? देखिए 75, 76, 77 ये सब जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, 78 इम्पोर्टेंट नहीं है, 79 नहीं है। हाँ, 280 इम्पोर्टेंट है क्योंकि वित्त आयोग से संबंधित है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन-सा है? 280। हाँ, 281 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 81 क्यों इम्पोर्टेंट है? सुन लीजिए अनुच्छेद 281। 281 है वित्त आयोग से ही है, तो वित्त आयोग की सिफारिश की बात करेगा। तो वित्त आयोग की सिफारिशें राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है। समझ गए? ये ध्यान रखिएगा 281 में कहा गया है और 280 में वित्त आयोग की ही बात करता है। बस इतना जान लीजिए। क्लियर? चलिए, तो ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट। अब हम चलेंगे मतलब वित्तीय ही संबंध से चलेंगे, लेकिन 282 से लेके 297 तक चलेंगे आर्टिकल का और लगभग हम आज से कल तक में हम सारा क्लियर कर देंगे। इसके बाद हम पीपीएससी एडीओ का लाने वाले हैं, वो भी खान सर का बुक है और उसी का तैयारी होगा, तो तैयार रहिएगा। अब चलिए 282 से लेकर 297 के आर्टिकल की बात करते हैं, तो यहीं पे देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बता दीजिए, अनुच्छेद 282 282 किससे संबंधित है? प्लीज़ कमेंट करेंगे। बताइए। तो 282 किससे संबंधित है? प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो हम बताएँगे संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के या राजस्व से किए जाने वाला जो व्यय होता है, उसकी बात करेगा। मतलब संघ और राज्य द्वारा जो राज्य हित के लिए जो खर्च करेंगे, व्यय करेंगे, उसकी बात करेगा। कौन? आर्टिकल 282। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है अनुच्छेद 283। बताइए आर्टिकल 283 क्यों इम्पोर्टेंट है? अरे भाई, संचित निधियों से संबंधित है, आकस्मिक निधियों से संबंधित है, लोक लेखा में जो जमा होता है धनराशि, उसकी अभिरक्षा से बात करेगा, उसके बचाने की बात करेगा या उसमें से खर्च करने की बात करेगा। कौन करेगा? अनुच्छेद 283 करेगा ना। तो संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिक निधि जो होते हैं, उसमें जो हम अभी धनराशि को अभी रक्षा करते हैं, अभी खर्च करने के लिए जमा रखते हैं कि भाई काम आए, आकस्मिक आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसमें निकालेंगे ना, उसकी बात करता है कि जमा रखो 283 के तहत। आर्टिकल 283 में चलिए 283 आ गया तो अनुच्छेद 284 बताइए। 284 बताइए अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 284 भी हम बताएँगे और बोलेंगे कि भाई लोक सेवाओं या और भी बोल दीजिए न्यायालयों द्वारा जो प्राप्त होते हैं, वादकर्ताओं द्वारा जो जमा राशि होती है या अन्य धनराशि की जो हम रक्षा करते हैं, उसकी बात करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है न्यायालय, लोक सेवाओं द्वारा जो प्राप्त धनराशि होते हैं, उसकी रक्षा की बात करता है। अब किस में करता है? 284 में, अनुच्छेद में करता है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे प्रश्न का। चौथा प्रश्न है अनुच्छेद 285। अनुच्छेद 285 किससे संबंधित है? बता दीजिए। तो अनुच्छेद 285 जो है सम की संपत्ति को राज्य के करों से छूट है। तो संघ की संपत्ति का करों से
छूट दिया जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? तो अनुच्छेद 285 किससे संबंधित है? तो संघ की संपत्ति का करों से छूट से संबंधित जो है संपत्ति है। अगर मैं बात करूँ 5वें प्रश्न का अनुच्छेद जो है 87 मतलब 287 तो 287 में क्या कहा गया है बताइए? देखिए 285 तो हम समझ गए कि संघ की संपत्ति में राज्यों का जो राज्य के करों की छूट की बात करेगा और 286 में पढ़े हैं, नहीं पता है, हम बता देते हैं। माल जो होते हैं, सामान जो होते हैं, उसके क्रय और विक्रय पर जो टैक्स होते हैं, अधिरोपण किए जाते हैं, उसकी बात करता है। ठीक है? निर्बंधन होता है, इस पे कोई ऐसा कोई पे टैक्स नहीं लगेगा, कोई पे लगेगा। इसकी बात अगर करेगा, तो हम 286 लगाएँगे। अब 287 तो मैंने पूछा आपसे बता दीजिए, तो 287 तो नॉर्मल बात है विद्युत पर लगेगा टैक्स, विद्युत पे जो लगा टैक्स छूट की बात करेगा। तो बिजलियों पर करों का छूट जो मिलेगा, उसे हम 287 में जो बिजली मिलती है ना हम लोग को छूट, इसी के तहत मिलती है। अगर मान लीजिए अनुच्छेद 288 की बात करेंगे, अनुच्छेद 288 क्या कहता है या क्या इसका मतलब होगा? तो जल या विद्युत के संबंध में जो राज्य द्वारा जो कराधान होते हैं टैक्स से जो कुछ दशाओं में छूट मिलती है उसकी बात होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है जल विद्युत से संबंध में राज्यों द्वारा कराधान मतलब टैक्स का जो पैसा है उसकी बात करेगा। कुछ परिस्थितियों में जो छूट दिया जाता है उसकी बात करता है 288। अब 289 बता दीजिए कमेंट में। तो अनुच्छेद 289 बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है, बताइए। तो ये भी राज्यों की संपत्ति एवं आय पर जो संघ द्वारा जो कराधान से छूट मिलता है, टैक्स का छूट मिलता है, उसकी बात करता है। समझ गए? ये भी बात समझ गए। अगर 8वें प्रश्न की बात करें, 8वां प्रश्न है अनुच्छेद 292 तो अनुच्छेद 292 बता दीजिए। तो ये भारत सरकार द्वारा उधार लेने की बात करता है। कि भारत सरकार से आप उधार ले लीजिए 292 के तहत ले लीजिए। अच्छा, अब 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है अनुच्छेद 293 की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 293 की अगर बात करें, तो इसमें भी बात एक है कि राज्यों द्वारा उधार ले सकते हैं। तो 293 में राज्यों द्वारा उधार लीजिए, 292 में आप जो है भारत सरकार द्वारा उधार ले सकते हैं। समझ गए? अगर बात करें 10वां प्रश्न, अनुच्छेद 294 की बात करें। अनुच्छेद अनुच्छेद 294 की बात करें, तो अनुच्छेद 294 है जो ये बताता है कि कुछ दशाओं में संपत्ति, अस्तियों, अधिकारियों, दायित्वों और बाध्यताओं जो बाध्यता होती है, उसका उत्तराधिकार होते हैं। ठीक है? तो 294 में कुछ दशाओं में संपत्ति, अधिकार, दायित्वों का उत्तराधिकार होता है, याद रखिएगा, उत्तराधिकार होंगे। कुछ-कुछ दशा में संपत्ति के, अधिकार के, दायित्व का जो उत्तराधिकार होते हैं, ये बात कहाँ करता है? आर्टिकल 294 में करता है। ये याद रखिएगा, संपत्ति हो गए या अधिकार की बात हो गया, दायित्व की बात हो गया, उसमें जो वाद-विवाद होते हैं, बाध्यताएँ आते हैं, रुकावट आते हैं, उसकी बात करता है। तो 294 के तहत आपको सोल्व किया जाएगा, क्या है, क्या नहीं है, कैसे है। ठीक है? चलिए, बहुत ऐसे होते हैं। अब चलिए 294 से 300 तक चलेंगे। समझ गए? 300 तक आर्टिकल तक चलेंगे। अब ये भी खत्म करते हैं। तो पहला प्रश्न, अनुच्छेद 294 बताइए। अभी पढ़े ना जी? 294 पढ़े ना? पढ़े संपत्ति, अधिकार और दायित्वों का उत्तराधिकार का बात करेगा। ये तो क्लियर। अब बताइए 295 बता दीजिए। अनुच्छेद 295 बताइए। 295 मतलब 295 अनुच्छेद बताइए। तो इसमें अन्य दशाओं में जो संपत्ति होते हैं, अधिकारों की बात करेगा, दायित्वों की बात करेगा और इसमें जो बाध्यता होते हैं, बाध्यताओं का उत्तराधिकारी भी होता है। समझ गए? तो अन्य दशाओं में संपत्ति और दायित्वों का उत्तराधिकार की बात करेगा, तो 295 बता दीजिएगा। तो याद रखिएगा 295 और 294 एक ही है, बस कुछ अंतर नहीं है। समझ गए? याद रखिएगा, तो दोनों में से एक ही आएगा। तो एक ही क्लियर है, इसमें बस कन्फ्यूज़ किया है। अनुच्छेद 296 की बात करेगा, तो 296 बताइए अनुच्छेद। तो इसमें जो राजगामी जो होते हैं या व्यय व्यय रूप से कहिए या आप इसे कह सकते हैं स्वामी विहीन, जिसका कोई स्वामी नहीं है, ठीक है? तो या संपत्ति को जो त्याग दिया हो, ठीक है? उसका जो संपत्ति है वो सरकार को चला जाएगा, उसकी बात एक तरह से करता है, ठीक है? स्वामी विहीन संपत्ति, जो कि राज्य सरकार के अंदर में आ जाएगा, जिसका कोई नहीं हो। मतलब 296 आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो क्लियर सुनिए क्या है। देखिए, मान लीजिए जैसे राजद्रोह है, ठीक है? राजद्रोह हो गया या उसे हड़प
जैसे क्या कहते हैं उसे हम अंग्रेज कौन था? लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति, मतलब राज्य सरकार हड़प लेता, उसी तरह। मतलब वास्तविक जो रिक्ति है, खाली है, उस रूप में जो अर्जित संपत्ति होते हैं या उससे संबंधित, मतलब कि यदि संविधान लागू होने से पहले कोई संपत्ति किसी राज्य का या राज्य या क्राउन में मिलती है, तो वह जो है भारत सरकार या राज्य सरकार के पास जाएगी। समझ गए? यही कहने का मतलब है कि जो संपत्ति हमारा जैसे हड़प लिए मान लीजिए या जिसका स्वामी कोई ना हो या जो हमारे भारत में आ रहा हो या कोई भी चीज हमारे भारत से जुड़ रहा हो, तो वो सब हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार के अंदर आ जाएगी। यही बात क्लियर किया है 296 में। ये ज़रूरी था बताना, ठीक है? चलिए, अगर मैं बात करूँ और प्रश्न का अनुच्छेद 297 की बात करेंगे। बताइए अनुच्छेद 297 क्या है? बताइए। तो देखिए अगर 297 की बात करें तो इंडियन हमारा जो आर्टिकल्स है उसकी बात करेंगे। तो इसमें जो 297 है कि राज्य क्षेत्रीय जो सागर है, खंड है, बढ़िया से स्पष्ट सुनिए 297 अनुच्छेद क्या है? तो हम कह सकते हैं इसे कि जैसे मान लीजिए प्रांतकीय जो जल क्षेत्र होते हैं या महाद्वीपीय जो क्षेत्र होते हैं हमारा, है ना? जिसे मेघना तट भी बोलते हैं। तो महाद्वीपीय मेघना तट भूमि याद रखिएगा। तो या विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र जिसमें पैसा आने की संभावना है ना? तो उसके भीतर जो समुद्र के नीचे जो सभी जो भूमि होते हैं या खनिज होते हैं, तेल होते हैं, गैस होते हैं, ये सब हमारे केंद्र सरकार के निहित हो जाएगा। समझ गए? केंद्र सरकार मतलब संघ के निहित हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए है। मतलब समुद्रीय क्षेत्र हो गए, महाद्वीपीय शेल्फ हो गए, आदि का जो संपत्ति आएगा वो संघ क्षेत्र के अंदर आएगा और ये कहाँ कहा गया है? 297 आर्टिकल में कहा गया है। ठीक है? अब बात करें 5वें प्रश्न की बात करें, अनुच्छेद 298 की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 298 बता दीजिए। अनुच्छेद 298 बताइए। तो हम बता दें कि भाई व्यापार करने आदि की शक्ति दी गई है। तो यहाँ पे व्यापार करने अनुबंध की करने की शक्ति दी गई है। मतलब व्यापार करिए या बॉन्ड बनाइए, जोड़िए, इसकी बात कही गई है। ठीक है? ये 15 जून 1949 से ये हुआ था और जो कि अगर आर्टिकल देखें तो 272 से लेके 298 तक इसकी बात कही गई थी, याद रखिएगा। जो कि 1950 तक का बहस में ये विवाद में ऐसा-ऐसा जोड़ते हुए 298 एक बना जिसमें आपको व्यापार करने का अनुबंध बना, याद रखिएगा। बहुत ऐसे नियम कानून हैं जो कि बहुत डीपली पढ़िएगा तो बहुत दिमाग खराब होगा इसलिए डीपली चल नहीं रहे हैं। अगर बात करूँ अनुच्छेद 299 काहे कि डीपली चलेंगे बहुत स्लो पढ़ेंगे तो आप ही कहिएगा सर बकवास करते हैं आगे बढ़िए। तो इससे अच्छा बकवास से अच्छा कि हम आगे बढ़ जाते हैं। अनुच्छेद 299 किस विषय को नियंत्रित करता है? तो 299 अनुच्छेद क्या कहता है? तो हम बताएँगे कि भाई सरकारी अनुबंधों की प्रक्रिया की बात करेगा, है ना? तो जो हमारा राज्य केंद्र है या राज्य है सरकार के बीच जो अनुबंध है, उसकी बात करता है। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों हो, उनके बीच में जो अनुबंध होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहिए, है ना? राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम पर किया जाता है। दोनों के नाम पे खाली पर्चा फटता है। काम तो भाई प्रधानमंत्री करते हैं। चलिए 7वें प्रश्न की बात करें, तो अनुच्छेद 300 आ गए। तो अनुच्छेद 300 क्या है बताइए? तो अनुच्छेद 300 में वाद हो वाद-विवाद जो होते हैं, वाद और कार्यवाही की बात करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 300 क्यों इम्पोर्टेंट है? ये तो आप जान गए ना कि वाद-विवाद अगर होगा तो किसके बीच होगा? केंद्र और राज्य के बीच होगा और इसके लिए कानून बनाना ज़रूरी है। अब वाद-विवाद होते नहीं है, होते ही है, तो इसके लिए ज़रूरी है कानून बनाना। तो वाद और विवाद की अगर बात होगी, तो हम 300 आर्टिकल टिक लगा देंगे। अब 300 का कहिए अनुच्छेद या 300 कहिए, एक ही है। तो ये विधि के प्राधिकरण के बिना किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, ये भी बात कहता है। समझ गए? तो विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते, ये जान लीजिए। ये 300 कहता है। क्लियर हो गए? चलिए, अब आ जाइए 9वें प्रश्न। फिर से 9वाँ प्रश्न में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि 298 के अनुसार कौन-सा अनुबंधन कर सकता है? तो कौन अनुबंधन कर सकता है? तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों कर सकता है।
ये बात है? बताइए। एकदम नहीं। बताइए, तो एकदम कर सकता है। अनुच्छेद 298 के अनुसार कौन अनुबंधन कर सकता है? बताइए। तो केंद्र और राज्य ये दोनों कर सकते हैं, ये आप जानते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूँ, अब देखिए, जिसका संपत्ति हड़प लिया हो या जो संपत्ति हमारे राज्य में है और जो कि 296 के तहत है, तो केवल संघ या राज्य या संघ के पास नहीं होगा। समझ गए? मतलब 296 जो अनुच्छेद है, ये क्या है? हड़प नीति टाइप का है। बताइए, तो केंद्र और राज्य किस निहित होंगे? ये भी बात सही है, दोनों के अंदर आएगा ना ऑप्शन नंबर, ये सही है, केंद्र और राज्य के संग आएँगे। तो चलिए, ये हो गए। अब आ जाते हैं 301 से 307 की बात करते हैं। चलो, अब अनुच्छेद 301 से 307 की बात करेंगे और फटाफट खत्म करेंगे। तो अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है बता दीजिए? तो अनुच्छेद 301 जो है किससे संबंधित है? प्लीज़ कमेंट करेंगे। प्लीज़ बताइएगा। तो हम जानते हैं 301 जो है हमारा व्यापार से संबंधित है, वाणिज्य से संबंधित है और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है। मतलब व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बातें नहीं है, ठीक है? अगर मैं बात करें अनुच्छेद 203 की, मतलब सॉरी 303 की, तो क्या होगा? अनुच्छेद 302 किससे संबंधित है? बताइए। अनुच्छेद 302 बताएँगे? तो ये व्यापार, वाणिज्य और जो है समागम की स्वतंत्रता पर जो है प्रतिबंध लगाने की शक्ति से संबंधित है। मतलब इसमें देखिए 301 में जो है प्रतिबंध नहीं है, स्वतंत्र हैं आप, व्यापार कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट है, जो कि कंट्रोल कौन करेगा? ऑप्शन नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला जो 302 है ना, ये कंट्रोल करेगा कि ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं। अब चलिए अनुच्छेद 303 बता दीजिए, किससे संबंधित है? 303 अनुच्छेद बताइए। तीसरा प्रश्न देख रहे हैं ना? बताइए। इसमें क्या है कि राज्यों के बीच जो है आर्थिक समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करने पर भेदभावपूर्ण कानून से सुरक्षा प्रदान किया जाता है। मतलब भेदभाव अगर ना हो, उससे रोका जा सके। इसलिए व्यापार के मामलों में भेदभाव ना हो, इसकी बात करता है अनुच्छेद 303। क्लियर हो गए? अब अनुच्छेद 304 बताइए। अनुच्छेद 304 बताएंगे? बताइए राज्य सरकार को क्या अनुमानित मतलब अनुमति देता है? मतलब 304 जो है राज्य सरकार को क्या क्या बोलते हैं? अनुमति देता है। तो देगा यही कि राज्यों के बीच व्यापार और उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है। मतलब उचित रूप से दीजिए, गलत प्रतिबंध मत लगा दीजिएगा व्यापार के मामले में। ये बात करता है। अच्छा, तो अनुच्छेद 305 बताइए 5वां प्रश्न का। अनुच्छेद 305 क्या सुनिश्चित करेगा? प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो हम ये भी बता देंगे कि अनुच्छेद 305 जो है हमारा जो मौजूद जो कानून होते हैं, मतलब राज्य या संसद के विशेष अधिकार का संरक्षण की बात करता है, बात यही है और कुछ नहीं है। मतलब दोनों के बीच में एकाधिकार रूप से है, जो कि 301 और 303 के तहत जोड़ा गया है। मतलब इसमें चर्चा है 305 में, उसी के तहत ये कानून बना है। क्लियर हो गए? अब चलिए 307 आ जाइए। बताइए, छठा प्रश्न का 307। तो 307 अनुच्छेद जो है किससे संबंधित है? बता दीजिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है। तो हम बताएँगे भाई इसमें व्यापार संबंधी प्रावधान लागू करने हेतु प्राधिकरण की नियुक्ति की बात करेगा। मतलब समझ में आया? समझ में आया? नहीं? तो सुन लीजिए। 307 अगर पूछते हैं ना तो बता देना है कि अनुच्छेद 301 के, अनुच्छेद 304 के प्रयोजन से जो कार्य होते हैं, कार्यान्वित होते हैं, करने के लिए जो प्राधिकार का नियुक्ति किया जाएगा, एक नियुक्त होंगे, ठीक है? उसकी बात करेगा। चलिए, बात करते हैं अब भाग 14 आ जाते हैं। अब भाग 14 में जो है अनुच्छेद 308 से लेकर 314 तक की बात करेंगे। ठीक है? तो इसमें बताइए, पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 308 क्या है? बताइए। तो हम इसमें जब भाग 14 आ रहे हैं तो संघ और राज्य के बीच जो सेवा से संबंधित जो अनुच्छेद वही ना बात होगी, तो सेवा की परिभाषा की बात करेगा 308। इसमें सोचना ही नहीं है, मतलब संघ और राज्य के बीच जो अधीन है, उसकी सेवा की बात करेगा। सेवा से परिभाषा देगा। अच्छा, ये दूसरा प्रश्न देख के बताइए, अनुच्छेद 309 क्या है? तो किससे संबंधित है? बताइए। तो ये भी संघ मतलब केंद्र और राज्यों की लोक सेवाओं से है। मतलब सरकारी नौकरियों में भर्ती और सेवा के शर्तों के हिसाब से नियमित रूप से करने का अधिकार है। ठीक है? तो सेवाओं के भर्ती और सेवा शर्तों की बात करेगा। मतलब सरकारी नौकरी सब देता है ना, इसी के तहत देगा।
चलिए ये तो बात हो गई। अब बताइए तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न देके बताइए 310 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 310 जो अनुच्छेद है ना, वो हम जानते हैं कि जो अवधि होती है, पद अवधि होती है राष्ट्रपति और राज्यपाल के, दोनों के बीच की बात करता है। मतलब संघ और राज्य में जो सेवा करने की जो करने वाली जो व्यक्ति होती है, मतलब रक्षा करने वाली या देखभाल करने वाली, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे राष्ट्रपति हैं केंद्र में और राज्य में कौन है? राज्यपाल है। तो दोनों के इच्छा अनुसार, खुशी अनुसार पद धारण करते समय पद प्रसाद पर्यंत सिद्धांत कहिए, ठीक है? मतलब उसके हिसाब से जो विशेष अधिकार दिए गए हैं, विशेष कारणों के बताकर हटाए जाने की बात करता है। तो ये सब जो बात है ना 310 के तहत है। मतलब राष्ट्रपति का पद अवधि की बात अगर करेगा और राज्य के राज्यपाल की पद अवधि की बात करें तो 310 में याद रखिएगा। बस इसमें ज़्यादा नहीं, पद अवधि याद रखिएगा। अगर मान लीजिए चौथे प्रश्न की बात करें, चौथा प्रश्न है 311 अनुच्छेद किसका प्रावधान करता है? 311 अनुच्छेद बताइए। तो सरकारी सेवकों को जो है बर्खास्त या पद से हटाने की सुरक्षा करता है। मतलब सरकारी जो हैं, उनको बर्खास्त किया जाए या पद से हटाने का सुरक्षा मतलब फालतू के मतलब पद से मत हटा दीजिए। कोई नियम कानून ठोस जब तक मुद्दा ना हो तब तक नहीं कर सकते हैं। समझ गए? ये बात करती है। नहीं होता कि कभी-कभी हटा देते हैं, तो क्यों हटा देंगे? काहे हटा देंगे? क्या कारण है? तो ये सब जानते बिना नहीं, बिना जाने नहीं। चलिए 5वां प्रश्न है 6315 किससे संबंधित है? बताइए। अरे भाई अनुच्छेद 315 जो है संघ मतलब यूपीएससी का नाम सुने हैं? और राज्य सरकार में एसपी एससी का नाम सुने हैं? स्टेट है ना? पीसीएससी और यूपीएससी समझ गए? तो संघ और राज्य में होते हैं। एसपी राज्य में और यूपी मतलब संघ में। के लिए लोक सेवा आयोग जो होते हैं, पब्लिक सर्विस जो कमीशन होते हैं, इसकी स्थापना की बात करता है। मतलब संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करेगा अनुच्छेद 315। अच्छा 315 करेगा तो ये छठा बता दीजिए तो अनुच्छेद 316 की बात करता है। तो अनुच्छेद 316 क्या है बता दीजिए तो? अरे भाई, अनुच्छेद 316 वही है ना, जैसे कि मान लीजिए कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि की बात करेगा। मतलब 315 में क्या है? चर्चा है और इसमें पदावधि की बात करेगा, तो ये क्लियर हो गए। और चलिए, और भी है 308 से 323 बचा हुआ है, तो 308 से 300 तो 308 तो हम पढ़ लिए, 309 पढ़ लिए, है ना? 310 पढ़ लिए, 317 आइए। अब बताइए अनुच्छेद 317 किसके बारे में है? बताइए, बताइए। अनुच्छेद 317 क्या है? तो लोक सेवा आयोग जो होते हैं यूपीएससी, एसपीएससी है ना? या जैसे बिहार बीपीएससी हुआ, उसी तरह यूपीएससी हुआ। मतलब यूपीएससी सब जो है यूपीएससी हो गया तो केंद्र हो गया, ठीक है? संघ द्वारा आएगा। और एसपीएससी जो आते हैं ये राज्य द्वारा लाए जाते हैं, ठीक है? अब अपना राज्य है तो बी लगा देगा, बीएसपी लगा देगा। मान लीजिए यूपी है तो यूपीएससी लगा देगा, तो ये राज्य के द्वारा आएगा। लेकिन एक यूपीएससी आता है जो कि केंद्र के द्वारा आता है, तो उसी की बात करें। लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाए जाने की बात करेगा तो 317 और 16 में जो है क्या बात करेगा बताइए? अभी 315 भी पढ़े, बताइए। सब लोक सेवा आयोग से संबंधित है। चलिए 318 बता दीजिए। तो 318 क्या है? तो 318 है आयोग के सदस्यों या कर्मचारी सेवा शर्तों को निर्धारित करने की बात करता है। बात खत्म। अब चलिए, अभी इसकी बात करें तो छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है कि अनुच्छेद 319 क्या कहलाता है? तो अनुच्छेद 319 जो है पीएससी जो है सदस्य के पद छोड़ने के बाद अन्य जो पदा धारण करते हैं, उन पे जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उसकी बात करता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? अब बताइए 7वें प्रश्न की बात करते हैं अनुच्छेद 320 क्या है? तो 320 भी हमारा लोक सेवा आयोग का कार्य की बात करता है। 320 क्लियर हो गया? चलिए, कृतज्ञ कहिए। तो ये हो गया हमारे खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक आएँगे हम लोग भाग 14 का इम्पोर्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 23 से लेके चलेंगे और 15 भाग भी चलेंगे जिसमें निर्वाचन की बात होगी।